तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज मेमो हुक के बारे में। क्या होता है यूज मेमो हुक, कहां पर इसको यूटिलाइज करना है, क्या क्या वो स्पेसिफिक यूज केसेस होने वाले हैं जहां पर मैं परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं या फिर अननेसेसरी कैलकुलेशन को स्टॉप कर सकता हूं यूजिंग यूज मेमो हुक। ये सारी की सारी कहानी आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको दिखाते हैं कोड हेल्प के होम पेज पे एक फ्री वेब डेवलपमेंट का आपको यहाँ बटन नजर आ रहा होगा, जहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एंटायर जो हमारी वेब डेवलपमेंट मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, इस पूरी की पूरी सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो देखना चाहें वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप कोड कोई डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिएक्ट की सीरीज के कुछ ही वीडियोस पेंडिंग है, वो वीडियोस जैसी आती है रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा और बैक एंड डेवलपमेंट फिर हम स्टार्ट कर देंगे और बहुत मजा आएगा। तो फटाफट समझते हैं कि क्या होता है ये यूज मेमो हुक, कहां पर इसको यूटिलाइज करना है। उसके लिए फटाफट मूव करना पड़ेगा हमारे कैनवस पर और समझ में आएंगी चीजें बहुत अच्छे से। तो मैंने बोला यूज मेमो हुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूज वाला जो प्रीफिक्स मैं देखता हूं तो इससे मुझे क्या पता लग जाता है हमेशा, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज फॉर्म, यूज नेविगेट, यूज डिस्पैच की, यानी एक प्रकार के रिएक्ट हुक की बात हो रही है। उसमें यही कन्वेंशन आप यूज करते हैं रिएक्ट के हुक्स के अंदर कि सब यूज प्रीफिक्स नाम से शुरू होते हैं। मेमो का मतलब यहां पर क्या होता है, मेमो का मतलब यहां पर होता है मेमोआइजेशन। इससे पहले मैं आपको लेके चलूं क्या होता है यूज मेमो हुक, कहां पर यूटिलाइज करना है, मेमोआइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं दो प्रकार के लोग यहां पर हैं, एक है तुम्हारे पास पर्सन ए, एक तुम्हारे पास है पर्सन बी। ठीक है, तो पर्सन ए जो है वो स्टूडेंट है और पर्सन बी जो है वो टीचर है। तो टीचर ने एक सवाल पूछा पर्सन ए से, क्या सवाल पूछा कि 2 × 3 क्या होता है, ये सवाल यहाँ पे आया। तो उसने बोला मुझे पता तो नहीं है अभी, पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करके उसने निकाला 6 को इसने कहीं पर स्टोर कर लिया कि हो सकता है मुझसे दोबारा कोई पूछ ले तो इसको मैं याद कर लेता हूँ। 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया। अब पर्सन बी ने पूछा कि बताओ 4 × 3 क्या होता है। इसने बोले यार ये तो नहीं पता, कभी पहले देखा नहीं सवाल, तो 4 × 3 पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ और जो आंसर आया 12 इसको स्टोर कर लेता हूँ, कभी नीड पड़ जाए दोबारा तो आपने आंसर यहाँ पर 12 रिटर्न कर दिया। ऐसे एक और सवाल आया 6 × 6। इसने बोला 6 × 6 तो मैंने पहले कभी सुना नहीं, ऐसा सवाल तो आया ही नहीं। तो 6 × 6 को पहले कैलकुलेट कर लिया और उसका जो आंसर आया 36 उसको स्टोर भी कर लिया कि यार कभी दोबारा नीड पड़ेगी तो एक बार बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो स्टोर करना है, ये जो स्टोर करना है कि यार जो भी मेरे पास सवाल आ रहा है उसका आंसर मैं स्टोर कर लेता हूं, दोबारा कभी नीड पड़ेगी तो सीधा आंसर दे दूंगा। इस स्टोर करने को ही मेमोराइजेशन कहते हैं। फायदा क्या है, फायदा यह कि लेट से टीचर दोबारा आके बोल दे 2 × 3 और यहां पे सवाल आए तो अब पर्सन ए को पता कि इसको तो मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ था, स्टोर किया हुआ है, तो अब वो कैलकुलेट नहीं करेगा, सीधा आंसर रिटर्न कर देगा। लेट से सवाल आए 4 × 3 तो बोले यार इसको तो मैंने पहले स्टोर करा हुआ है तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, सीधा आंसर पड़ा हुआ रिटर्न कर दूंगा। लेट से सवाल आए 6 × 6 और इससे पूछा जाए तो ये बोलेगा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आंसर सीधा सीधा पड़ा ही हुआ मेरे पास पहले से ही, तो बिना कैलकुलेट करे आंसर को रिटर्न कर देता हूं। तो मेमोराइजेशन का तात्पर्य यही है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, अगर वो पहले से सॉल्व नहीं है तो सॉल्व कर लो और आंसर को स्टोर कर लो। अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से सॉल्व है तो दोबारा से सॉल्व करने की, कैलकुलेट करने की, ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है। आंसर पड़ा हुआ, सीधे सीधे आंसर पकड़ो और सामने वाले को पकड़ा दो। इन शॉर्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है उसको दोबारा सॉल्व मत करो, सीधा उसका आंसर स्टोर किया हुआ रिटर्न करवा दो। और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है उसको सॉल्व करके उसका आंसर रिटर्न तो कराओ, उसको साथ में स्टोर भी कर लेना, इन फ्यूचर नीड पड़ जाए तो। इसको मेमोराइजेशन कहते हैं और ये डीपी के अंदर, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कॉमन है, आप रिकर्जन के साथ यूज करते हैं इसका। तो इन शॉर्ट अगर आपने डीएसए पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ी है, तो आपका मेमोराइजेशन के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होगा। नहीं पढ़ी तो हमारे कोड पर एक पूरी की पूरी डीएसए की सीरीज अवेलेबल है, आई थिंक 141 वीडियोस की, और बहुत सारे बच्चे उसका लाभ उठा चुके हैं और बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट ले चुके हैं। इनकेस अगर आप डीएसए स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो आप वो सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोराइजेशन के बारे में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि भाई यूज मेमो हुक क्या होता है। ये वर्ड्स आपने ब्रेक करके तो थोड़ा समझा दिया, पर यूज मेमो हुक एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने कहा कि कभी कभी आपकी एप्लीकेशन के अंदर ना कुछ एक्सपेंसिव ऑपरेशंस होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगे, मतलब पैसे लगते हैं, नहीं। एक्सपेंसिव ऑपरेशंस मतलब एक्सपेंसिव ऑपरेशन कह लो या एक्सपेंसिव टास्क कह लो या फिर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कह लो, जो तुम कहना चाहो वो एक्सपेंसिव टास्क, ऑपरेशन, कैलकुलेशन हो सकती हैं। और कभी कभी आप अननेसेसरीली परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको। एक्सपेंसिव क्या होता है पहले ये बताओ। मैंने सिंपल सी बात बोली कि कोई ऐसा टास्क जो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हो, जो मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा हो, जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, तो एक्सपेंसिव टास्क की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो कभी कभी आपने कोड इस प्रकार से लिखा होता है कि आप बार बार उन एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि नीड भी नहीं है। तो इन अननेसेसरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन को प्रिवेंट करने का जो काम होता है, इनसे बचने का जो तरीका है वो होता है यूज मेमो हुक।
यूज मेमो हुक अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो मान लो 2 × 3 तुम्हारे पास पहली बार आया तो तुमने 2 × 3 कैलकुलेट किया, इसको पहले तुमने सॉल्व किया और फिर जो तुम्हारा आंसर आया उसको तुमने स्टोर कर लिया। लेट्स से 2 × 3 तुम्हारे पास दोबारा आया तो इस बार तुमने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा आंसर रिटर्न कर दिया। यही यूज मेमो हुक होता है। कैसे करता है समझ में अच्छे से आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया, फटाफट कोड में जाऊंगा समझ में अच्छे से आएगा, इस बात की गारंटी मेरी। थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा और मेरे साथ, ठीक है। अभी तक हमें यह समझ में आया है कि यूज मेमो एक इस प्रकार का रिएक्ट हुक है जो कि अननेसेसरी एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को अगर प्रिवेंट मुझे करना हो तो प्रिवेंट मैं इसके प्रकार से कर सकता हूं कि अगर मेरे को पहले से आंसर पता तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं पता तो कैलकुलेट कर दूंगा। इस प्रकार कुछ करने वाले हम, ठीक है। तो हम फटाफट गए, हमने यहाँ पे वीट के द्वारा जो कमांड होती है जिससे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फटाफट अपने वर्क स्पेस पे चलते हैं। वर्क स्पेस पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसका नाम रख दिया यूज़ मेमो, और यूज़ मेमो को हमने फटाफट से ओपन कर लिया है अपने VS कोड के अंदर। इसको हमने कर दिया जी बड़ा बड़ा और टर्मिनल पे हम चले गए, हमने इस कमांड को पेस्ट कर दिया टर्मिनल पे। उसने कहा प्रोजेक्ट का नाम, हमने कहा रिएक्ट यूज़ मेमो प्रोजेक्ट। पैकेज भी मैंने बोला सेम ही ले लो, रिएक्ट का यूज़ कर लो, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लो, CD कर देना, npm i करके सारे पैकेज इंस्टॉल कर देना। जब तक इंस्टॉल हो रहे हैं इनको मैं सही जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। और एक कमांड होती है आपकी npm run dev, उसका यूज़ करके आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो हमने इसको रन कर दिया, URL मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। एक नई विंडो खोल के URL को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, फटाफट से यहाँ पे इसको हमने कंबाइन कर दिया ताकि सारी प्रोग्रेस को हम सिंगल स्क्रीन के अंदर देख पाएँ। बहुत बढ़िया। तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास, बेसिक ऐप हमारे पास तैयार है। अगेन जैसे हम हर बार करते हैं हर क्लास के अंदर, जो लॉजिक पहले से राइट डाउन किया हुआ है मुझे उसकी नीड नहीं है, मैं तो फटाफट से अपना खुद का लॉजिक राइट डाउन करूंगा और उससे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा रादर देन कि मैं यहाँ से कोई यूज़ कर लूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर ली, उस पर लिख दिया जी codehelp.in। क्या सब कुछ सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फटाफट से आगे बढ़ने से पहले मैं काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करता हूँ, उसके बाद तुमसे दोबारा मिलता हूँ, फिर बात करेंगे इसके बारे में जो हमने चीज़ें सीखी ना अभी। चलो गिव मी 1 सेकेंड। तो ये एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इंक्रीमेंट करता हूं तो काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा होता है, बढ़िया चल रही है, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब जो हमने बात की थी यहाँ पर एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन राइट डाउन करते हैं। एक्सपेंसिव किसी भी टर्म में हो सकता है, चाहे मेमोरी की बात कर लो चाहे टाइम की बात कर लो, ठीक है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन राइट डाउन कर दिया जो कि क्या करता है, इसका नाम मैंने रख दिया एक्सपेंसिव टास्क मैंने इसका नाम रख दिया। ये करता क्या है? करता कुछ नहीं है, नंबर को डबल करता है। आपने इनपुट में एक नंबर दिया, उस नंबर को डबल करने का काम करता है। तो ये एक्सपेंसिव है, ये तो बड़ा इजी टास्क है भैया, बहुत फास्ट टास्क है, इसमें तो कुछ एक्सपेंसिव है ही नहीं। इसको फास्ट मैं बनाऊंगा, इसको एक्सपेंसिव मैं बनाऊंगा। कैसे बनाओगे एक्सपेंसिव? तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं एक लूप चला दूंगा, लेट i = 0, i <= 100 करोड़। ये लूप बना दिया, एम्प्टी लूप है, कुछ हो नहीं रहा इसमें। बट अगेन हर नंबर को डबल करने से पहले आपको पहले 0 से 100 करोड़ तक ट्रैवल करना पड़ेगा लूप के अंदर। तो इसको मैंने एक तरीके से डमी तरीके से इस डबल करने के टास्क को एक्सपेंसिव बना दिया। अगेन एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट भी डाल देता हूं, काम आएगी। मैंने बोल दिया कि इनसाइड एक्सपेंसिव टास्क, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने एक एक्सपेंसिव टास्क बना लिया। सिंपल टास्क था नंबर को डबल करके रिटर्न करना, पर आपने एक्सपेंसिव कैसे कन्वर्ट कर दिया? टाइम के टर्म्स में आपने लूप चला दिया 0 से लेके 100 करोड़ तक, तो अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया मैंने, चल रहा है तो बढ़िया, फिर से क्लिक किया, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो तो नहीं हुआ, ये स्लो तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने फंक्शन राइट डाउन किया है, कॉल थोड़ी किया है अभी। तो मैं फटाफट से लेट से यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, let double value is equals to expensive task, और यहाँ 4 भेज दिया लेट से मैंने। तो डबल वैल्यू मेरे पास हमेशा 4 का डबल आ जाएगा, नहीं 8, ठीक है। लेट से प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने एक डिव ले ली, मैंने बोला डबल की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। डबल की वैल्यू मुझे पता है हमेशा 4 भेज रहे हो, तो 4 × 2 8 आने वाला है। अगेन कुछ फट गया, क्या फटा, पता नहीं क्या फटा भाई। रीलोड करता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ है यार। एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये कह रहा है डबल इज नॉट डिफाइंड, डबल वैल्यू है इसका नाम यार। बढ़िया, अब सही चल रहा है, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्लिक किया, टाइम लगा अपडेट होने में यार। 2 बार क्लिक कर दिया, 3 बार क्लिक कर दिया, बहुत टाइम लग गया अपडेट होने में यार। 5 बार क्लिक कर दिया,
अभी भी अपडेट नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी अब हुआ। अब ऑब्जर्व किया कि इससे पहले चीज़ें बिल्कुल बढ़िया फास्ट थी, जैसे ही मैंने ये फंक्शन को कॉल कर दिया अब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं। एक बार कंसोल चेक करते हैं, एक बार कंसोल में देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं इंस्पेक्ट के अंदर गया, कंसोल में गया, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने एक बार क्लिक किया इनसाइड एक्सपेंशन, 2 बार क्यों गया? अगेन वो तुम्हारा मेन डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, तो एक ही बार जाएगा फिर, ठीक है। तो एक बार हमने इसको यहाँ पे रन किया, एक बार क्लिक किया, एक बार गया अंदर, अब 5 बार क्लिक करता हूँ। एक बार यहाँ पे फ्लो देखना कैसा चल रहा है, 1 2 3 4 5 बार क्लिक कर दिया, इसमें टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार कर दिया। वो धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। टाइम तो लग रहा है भाई, और खतरनाक टाइम लग रहा है, तुमने अभी ऑब्जर्व कर लिया। तो इन शॉर्ट क्यों लग रहा है टाइम, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है, असलियत में हो क्या रहा है। एक्सपेंसिव टास्क के बारे में हमने बात करी। एक्सपेंसिव टास्क हमने कैसे क्रिएट कर लिया, हमने एक बस एक लूप चला दिया जो कि 0 से लेके 100 करोड़ तक ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे लग रहा है। दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि एक्सपेंसिव टास्क हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब फ्लो क्या चल रहा है पूरे के पूरे एप्लीकेशन के अंदर, क्यों स्लो हुई मेरी एप्लीकेशन, वो समझना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बटन है, जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर क्या होता है, मेरा सेट काउंट जो है वो काउंट में +1 कर देता है, जिससे कि क्या होता है, मेरा जो काउंट वाला स्टेट वेरिएबल है वो अपडेट हो जाता है। काउंट वाला स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट होता है तो वो क्या बोलता है, वो कॉम्पोनेंट को री रेंडर करने के लिए ट्रिगर करता है। तो कॉम्पोनेंट का री रेंडर होता है, इतना समझ में आ गया। तो कॉम्पोनेंट का री रेंडर जब भी होगा तो कॉम्पोनेंट री रेंडर पे ये पूरा कोड दोबारा रन होगा। जब ये पूरा कोड दोबारा रन होगा तो लाइन नंबर 14 भी दोबारा रन होगी, यानी कि ये वाला फंक्शन भी दोबारा कॉल होगा। तो इसका मतलब कंपोनेंट री रेंडर पे आपका जो एक्सपेंसिव टास्क है वो वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। और ये जब कॉल होता है तो यहाँ पर तुम्हारा लूप लगा हुआ है 0 से लेके 100 करोड़ का, वो फिर से रन होता है। और ये टास्क की वजह से मेरा एंटायर प्रोसेस स्लो हो रहा होता है, और उसके बाद जाके मेरा यूआई अपडेट होता है। अब समझ में आया क्यों स्लो हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये वाली चीज़ हर री रेंडर पर ट्रिगर हो रही है। जबकि वैल्यू हर बार 8 ही है, मैं 3-4 बार और क्लिक करूंगा डबल की वैल्यू तब भी 8 ही रहेगी। तो एक प्रकार से क्योंकि यहाँ पर ये 4 की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो मुझे कॉल करने की नीड ही नहीं है। अगर मैं 4 का आंसर जब पहली बार आया 4 का आंसर सॉल्व करवा लूं जो कि 8 है, तो आंसर अगर मेरे पास पहले से पड़ा है 4 का, तो 4 के लिए दोबारा कॉल करने की नीड ही नहीं है, जो कि यूज मेमो हुक कहता है। यूज मेमो हुक क्या कहता है कि आप मुझे कोई इनपुट दोगे, उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं अपने पास स्टोर कर लूंगा। अगर आप फिर से सेम इनपुट दोगे तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जो फंक्शन आपने मुझे दिया वो फंक्शन पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा आपका आंसर पड़ा वो रिटर्न कर दूंगा। आप फिर से वही इनपुट दोगे, मैं सेम आउटपुट आपको दे दूंगा बिना फंक्शन को रन करे। आप फिर से सेम इनपुट दोगे, मैं फिर से आपको सेम आउटपुट दे दूंगा बिना फंक्शन को रन करे। यही चीजें बार बार करता रहेगा। अगर आपने इनपुट चेंज कर दिया, लेट्स से आपने 4 की जगह 5 कर दिया, तो मैं फिर दोबारा से इसको रन करूंगा और नया आंसर बनाऊंगा, नए आंसर को स्टोर कर लूंगा। इस प्रकार से आपका यूज मेमो काम कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया पूरे के पूरे फ्लो को। मैंने बोला कि यार ये 5 खुद से लिखने में तो मज़ा नहीं आएगा, इनपुट फील्ड ऐड कर देता हूँ एक फटाफट। इनपुट फील्ड के हिसाब से हमेशा वैल्यू को अपडेट करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड कर दी, और हमने क्या कहा कि टाइप क्या ले रहे हो, हमने बोला टाइप लेट से नंबर बोल दिया मैंने। और प्लेस होल्डर में क्या लिखूँ, मैंने बोला एंटर नंबर बोल दिया मैंने। और टाइप हो गया वैल्यू के अंदर क्या लिखूँ, वैल्यू के अंदर लेट से मैंने यहाँ पे एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया, कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट यूज स्टेट 0। और मैंने क्या बोला कि वैल्यू तुमने इस प्रकार से सेट कर दी। एट द एंड मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी ये चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर देना वैल्यू को, के ई सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इन शॉर्ट हमने सिंपल सी बात बोल दी कि भाई जब भी आप वैल्यू यहाँ पर चेंज करेंगे फील्ड के अंदर, अकॉर्डिंगली आपके इस इनपुट वाले स्टेट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जो कि आपने यहाँ सेट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला 5 के लिए मत चलाओ, इनपुट के लिए चलाओ। ठीक है, तो जो भी तुम इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू डालोगे अकॉर्डिंगली उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ तो डबल 2 हो जाना चाहिए। हाँ नहीं रहा है, एक बार कंसोल चेक करते हैं, बहुत टाइम लगा दिया।
कंसोल चेक किया, इसको क्लीन कर दिया, मैंने बोला कि यहाँ पर 1, ये तो चेंज ही नहीं हो पा रहा यार, क्या गड़बड़ है, कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर। कैन प्ले लिख दिया, ऑन चेंज लिखना था मैंने, पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो डबल 2 आ गया, अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो डबल 10 आ गया, अगर इसको 500 करता हूँ तो डबल 1000 आ गया। अगेन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं एक प्रकार का डिले यहाँ पे है अभी भी। काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 बार किया, स्लो चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से किया, अभी भी स्लो चल रहा है, अपडेट नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं, अब जाके अपडेट हुआ। तो काउंट अभी भी स्लो है और यहाँ से इंक्रीमेंट करने का तरीका अभी भी स्लो है। तो स्लो तो अभी भी है, समझना चाहते हैं चीज़ें कैसे काम कर रही है, दोबारा समझते हैं। बटन पे क्लिक करता हूँ, काउंट अपडेट होता है, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो गया, एंटायर कंपोनेंट रीड एंटर होगा, एंटायर कंपोनेंट के अंदर डबल वैल्यू फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा और फंस गया। तो इन शॉर्ट हर री रेंडर पर अभी भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर किसी भी री रेंडर पर मुझे बचाना है अननेसेसरी एक्सपेंसिव टास्क ऑपरेशंस को, तो कैसे बचाओगे, उसके लिए तुम यूज मेमो का यूज करोगे। तो यहाँ पे यूज मेमो स्निपेट हमने लिख दिया। इसमें जो पहला आपका ये इनपुट पैरामीटर है वो एक फंक्शन होता है, वो एक कैलकुलेटिव फंक्शन होता है। देखो वो एक कैलकुलेटिव फंक्शन होता है, कैलकुलेटिव वैल्यू लिख लो या फंक्शन लिख लो, जो तुम्हारा मन करे। तो तुम यहाँ पे फंक्शन दे दोगे कि यहाँ पे कौन से फंक्शन के द्वारा मुझे आउटपुट निकालना है। तो मैंने बोला भाई इसके द्वारा मुझे आउटपुट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बोल दिया, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी लिस्ट, कि किस वैल्यू के चेंज होने पर मुझे इस फंक्शन को ट्रिगर करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बोला जब भी मेरा इनपुट चेंज होगा तब मेरे ये वाले फंक्शन को ट्रिगर कर देना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पूरी की पूरी गेम जो आपने यहाँ पे राइट डाउन करी है, इसका मतलब क्या है। तो यूज मेमो के अंदर क्या होने वाला है, लेट्स से पहली बार आपने 3 को इनपुट में दिया, तो आपका 3 का आंसर स्टोर नहीं है, तो आपने 3 के लिए कैलकुलेट कर लिया, 3 × 2 6, और आपने उसको स्टोर कर लिया, मेमोराइज कर लिया। लेट्स से फिर दोबारा आपका 3 इनपुट में आया, तो 3 के लिए आंसर तो पहले से पड़ा हुआ है, दोबारा से फंक्शन चलाने की नीड नहीं है, तो आपने सीधा आंसर 6 पकड़ा दिया। लेट्स से फिर दोबारा इनपुट में 3 आया, तो फिर से फंक्शन चलाने की नीड नहीं है, तो आप बार बार ऑपरेशन, ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन रन करने से बच रहे हो। कैसे बच रहे हो, क्योंकि जो इनपुट आपके पास आ रहा है उसका आंसर पहले से आपके यूज मेमो हुक के पास मेमोराइज्ड पड़ा हुआ है, तो आप वही रिटर्न करवाया जा रहे हो। अब लेट्स से इनपुट की वैल्यू 3 की जगह 4 हो जाए, तो 4 का आंसर तो नहीं पड़ा, तो 4 के लिए तो भैया फंक्शन रन करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो ये वाली गेम यहाँ पर पूरी चल रही होती है। अब यूज मेमो शायद हमने एक बार इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए इशू फेस हो रहा होगा, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाएगी। क्लिक कर रहा हूँ, मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ, काउंट बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बार कोई स्लो नहीं है, बिल्कुल क्लिक करता जा रहा हूँ, चलता जा रहा है। क्यों, समझते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ काउंट मेरा अपडेट होता है, काउंट अपडेट होने पे स्टेट वेरिएबल अपडेट हुआ, यानी कि कंपोनेंट री रेंडर होगा। कंपोनेंट री रेंडर के अंदर आप इनपुट यहाँ पे डबल वैल्यू के पास आए, आपने बोला कि जो भी इनपुट वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये फंक्शन रन करना है। बट अगर इनपुट वैल्यू पुरानी वाली ही है, यानी चेंज नहीं हुई है, तो इसके लिए मैंने फंक्शन को फिर से रन नहीं किया, क्योंकि उसका आंसर मेरे यूज मेमो ने पहले से मेमोराइज करके रखा होगा, वही रिटर्न करवा दिया होगा। तो इन शॉर्ट, अगर तुम्हारी इस इनपुट वैल्यू के लिए आंसर पहले से स्टोर्ड है तो ये फंक्शन रन नहीं होगा। अगर कोई नई इनपुट वैल्यू आई है जिसके लिए आंसर स्टोर्ड नहीं है, तो ये फंक्शन रन होगा और आंसर दिया जाएगा। मेक श्योर दिमाग में ये कंफ्यूजन मत रखना कि लेट्स से मैंने इनपुट 3 के लिए चलाया तो 3 का आंसर स्टोर हो गया होगा, 4 के लिए चलाया 4 का आंसर स्टोर हो गया होगा, 5 के लिए चलाया तो 5 का आंसर स्टोर हो गया होगा। अब लेट्स से 3 4 या 5 किसी का भी आंसर मांगो तो पहले से आंसर पड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो लास्ट इनपुट वैल्यू के लिए तुम्हारा ये फंक्शन चला था, सिर्फ उसकी वैल्यू ही मेमोराइज रहती है। तो 3 के लिए चलाओगे 3 का आंसर स्टोर हो गया होगा, 4 के लिए चलाओगे तो 4 का आंसर स्टोर हो गया बट 3 वाला आंसर हट गया होगा, 5 के लिए चलाओगे तो 5 का आंसर स्टोर हो गया और 4 वाला हट गया होगा। तो लेट्स से तुम 3 या 4 के लिए दोबारा चलाओ तो फिर से ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। ये बात समझ में आती है। यहाँ पर अगर तुम अपडेट करने की कोशिश करोगे तो अगेन ये तो टाइम जितना लगना है उतना लगना ही है भाई, ठीक है। इसमें कोई भी अननेसेसरी टास्क नहीं है, क्योंकि इनपुट बढ़ेगा तो डबल तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर जो फालतू की डिले तुम फेस कर रहे थे वो डिले अब नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक तुमने यहाँ पर एक बहुत प्यारा तरीका देख लिया यूज मेमो हुक को यूटिलाइज करने का, कि भैया जहाँ पर भी अननेसेसरी एक्सपेंसिव ऑपरेशंस, अननेसेसरी एक्सपेंसिव टास्क हो रहे हैं, अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है यूज मेमो हुक के द्वारा चीज़ों को मेमोराइज करने की, तो भैया बिल्कुल लगा दो। पॉसिबिलिटी है तो जबरदस्ती मत करने बैठ जाना, ओवर यूज मत करना, परेशान हो गए फालतू में। अगर लगता है कि यहाँ पर ये फंक्शन, ये टास्क परफॉर्म करना
बेवकूफ़ी थी, नीड नहीं थी, पुरानी वैल्यू सेव होती तो मज़ा आ जाता, तो वहाँ पर यूज़ मेमो हुक को यूटिलाइज़ कर लेना, बाकी जगह स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्यारा एग्जांपल था। बाकी आप यूज़ मेमो हुक की डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, यहाँ पर और 50 प्रकार की चीज़ें आपको दी हुई है। एक बार अगर आप जाएँ तो यहाँ पर और एग्जांपल आपको मिलेंगे, इनको आप पढ़ें, इनसे आप और चीज़ें सीखें। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर राइट डाउन किए हैं कि आपको क्या हर जगह इसको यूज़ करना चाहिए, कि भाई कैलकुलेटर एक्सपेंसिव है नहीं, ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो एक बार चाहे यहाँ पर एक बार एक कोड एग्जाम्पल भी कुछ ना कुछ राइट डाउन किए हुए हैं, इनको भी अगर पढ़ें तो आपकी यूज़ मेमो हुक की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बाकी आपका कोड हेल्प के होम पेज पर ये फ्री वेब डेव का बटन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे कोड्स को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू में इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यूज कॉल बैक हुक के बारे में। आई थिंक मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद एवरीवन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। कमेंट में अपने रिव्यू जरूर लिख के जाएं दोस्त, तभी मुझे मज़ा आएगा आपके लिए और वीडियोज़ क्रिएट करने में। चलो बाय।